इन्होंने सिर्फ 3 घंटे में, जी हां 3 घंटे में मोदी और शाह के इस कानून को पलट दिया। अब जरा सोचिए कि जिस कानून को पास कराने के लिए संसद को आधी आधी रात चलाया गया, भोर तक चलाया गया, जिस कानून को पास कराने के लिए नीतीश कुमार, नायडू बाबू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, इनकी राजनीति को मिट्टी में मिला दिया गया, इनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स को मिट्टी में मिला दिया गया, उसी कानून को 3 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के पूरे सपनों पर पानी फेर दिया। यो फिर यो कहिए कि सरकार की हवा निकाल कर रख दी। 3 घंटे सुनवाई हुई वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ बातचीत हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिर क्या कुछ हुआ है। अगर आप लोगों तक अभी ये खबर सही तरीके से नहीं पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल को लेकर क्या एक्शन लिया गया, क्या सुनवाई हुई है, जिस तरह से 16 अप्रैल को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, तो आप लोगों को ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, वक्फ की जमीनों को लेकर सरकार की प्लानिंग तो वाकई बहुत लंबी थी। और आप खुद सोचिए कि जहां 38 लाख एकड़ की जमीन हो, जिसकी कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो, वहाँ प्लानिंग तो लंबी होगी। और इसीलिए पिछले 2 बरसों से वक्फ का ये जो नया कानून था, इसका मसौदा तैयार हो रहा था, इसका बिल ड्राफ्ट हो रहा था 2 साल से। लेकिन ये जो जज हैं, इन्होंने सिर्फ 3 घंटे में, जी हाँ 3 घंटे में मोदी और शाह के इस कानून को पलट दिया। अब जरा सोचिए कि जिस कानून को पास कराने के लिए संसद को आधी आधी रात चलाया गया, भोर तक चलाया गया, जिस कानून को पास कराने के लिए नीतीश कुमार, नायडू बाबू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, इनकी राजनीति को मिट्टी में मिला दिया गया, इनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स को मिट्टी में मिला दिया गया, उसी कानून की हवा निकाल दी सिर्फ 3 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 घंटे के अंदर। न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस और उनके दोनों माननीय कोलीग्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। अब दोस्तों, असली खबर यह है कि वक्फ का ये जो नया कानून मोदी और शाह लाए थे, इसमें जो ज़मीनें थी, लाखों एकड़ की जो ज़मीनें थी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज थी, लाखों एकड़ जमीन देश के अंदर कंट्रोल में लेने का खेल शुरू हो चुका था। और मैं आपको बताऊंगा, तस्वीरें और फैक्ट्स भी दिखाऊंगी, कौन सी ज़मीनें थी जिसका निपटारा होने जा रहा था। करोड़ों रुपए की ज़मीन, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन करोड़ों की संपत्ति बनेगा थी कि सरकार की। जस्टिस संजीव खन्ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि कल ही जिंदा उन्होंने रखा, अंतरिम राहत देने की, अंतरिम स्टे देने की भूमिका तैयार कर ली थी। लेकिन आज सरकारी वकील तुषार मेहता साहब को सुनने के बाद, आप कह सकते कल और आज, यानी 3 घंटे की जिरह सुनने के बाद, आज उन्होंने कई नियमों पर, संजीव खन्ना ने कई नियमों पर रोक लगा दी है अगली कार्रवाई तक। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस कानून की ना सिर्फ हवा निकाली मोदी और शाह के इस कानून की, उसको असंवैधानिक भी बताने की कोशिश की है, मंशा की है। और जिस तरह से एक बुनियाद खड़ी करी है संजीव खन्ना ने इस पूरे केस की, मुझे लगता है कि आगे जब भी फाइनल बहस होगी, इस बुनियाद को गिराना जो संजीव खन्ना ने खड़ी करी है आज, सरकार के बड़े से बड़े वकील के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कि वो नियम क्या थे जिस पर रोक लगी, अंतरिम रोक लगी है। अब यूं तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कई बातों पर ऐतराज़ किया इस कानून को लेकर, लेकिन जो 2 बातें मोटी कही हैं जिससे बड़ी राहत मिली है मुस्लिम समाज को, उसमें नंबर 1 तो ये है कि संजीव खन्ना साहब ने कहा कि भाई ये जो पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, कोई 700 साल पुरानी है, कोई 600 साल पुरानी है, कोई 14वीं शताब्दी की है, कोई 15वीं शताब्दी की है, इसके मुसलमान कागज़ कहाँ से ला के देंगे सरकार को? कहाँ से ला कर देंगे? कौन सी डीड दिखाएंगे? कहाँ कागज़ होंगे? तो कागज़ नहीं मांगे जाएंगे, ये जांच नहीं होगी कागज़ की। और दूसरा, जो वक्फ बाय यूज़र है, ये भी नियम बदला नहीं जाएगा। और अभी कोई नोटिस, चाहे योगी सरकार हो या महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार,
नो नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, इस पर स्टे है अगली सुनवाई तक। अगली सुनवाई 5 तारीख को होनी, 5 मई को होनी। तो ये तो पहला उनका एक तरह से स्टे था। दूसरा स्टे था, उन्होंने कहा कि साहब ये क्या बात है कि आप मुसलमानों के मजहबी मैनेजमेंट में आप गैर मुस्लिम्स लाना चाहते हैं। भाई ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी अगर हिंदू है तो उसको रख दीजिए, एक्स ऑफिशियो जिसे कहते हैं। मंत्री जी अगर वो मुस्लिम नहीं है तो चलेगा, लेकिन बाकी लोगों को आप क्यों लाना चाहते हैं? क्या आप किसी हिंदुओं के मंदिर में या सिखों के गुरुद्वारे में आप किसी मुसलमान को जगह देंगे? ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट था। सरकारी वकील कुछ कह नहीं पाए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, चाहे वक्फ बोर्ड हो या वक्फ काउंसिल हो, गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं होगी, और कृपया करके सारी सरकारों को बता दीजिए। और वहाँ पर सरकारी वकील ने बाकायदा अंडरटेकिंग दी कि मिलॉर्ड, हम अब अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे जब तक आपका आदेश नहीं आता। तो इस तरह से गैर मुसलमानों की जो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट का मामला था, जिसको लेकर बहुत सा ऐतराज भी था, उस पर भी इंटरिम स्टे हो गया है। हमें बहुत खुशी है, आज पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कि उन्होंने एक टेम्पररी जो है स्टे दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये फैसला इंसाफ की बुनियाद पर होगा। अब दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए, नातेदारों से कहिए वो भी सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी गुजारिश और कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या कमियां रह गई, और अगर अच्छा है तो वो भी लिखिएगा। और अगर आपके पास कोई आइडिया हो स्टोरी का तो वो भी ज़रूर आप लिखिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा भी और अमल करने की भी कोशिश करूंगा। और अब असली खबर पर आते हैं, और असली खबर ये है दोस्तों कि ये जो बिल जिस तरह से, जिस तर्ज पर मोदी और शाह इस बिल को लेकर आए संसद में, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, उनकी नीति और नीयत, उनकी जो पॉलिसी थी और उनके जो इंटेंशंस थे, उसको लेकर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमायत उलेमा हिंद है या जो मुस्लिम संस्थाएं, या मैं यूँ कहूँ कि जो आम मुसलमान है, कहीं ना कहीं उसको शक तो होने लगा कि भाई ज़मीनें हमारी कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाएं। और जिस तरह से फिर नीतीश कुमार को, नायडू बाबू को या फिर जयंत चौधरी को, जो सेकुलर पार्टीज़ के नेता हैं जिन्हें मुस्लिम वोट मिलता है, जो रोज़ा इफ्तार की पार्टियां देते हैं, जिनकी पार्टियों में मुस्लिम विधायक हैं, मंत्री हैं, ये जो पार्टियां थीं, जिस तरह से इन पर प्रेशर डाला गया, तो ये शक और बढ़ गया। और इस शक की इंतहा तब हुई जब संजीव खन्ना ने 3 घंटे के अंदर अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य ने राज्यसभा में चैलेंज कर दिया गुरूर के साथ कि ये कानून तो पास होगा और ये कानून मानना ही पड़ेगा। उनका जो लहजा था उससे मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं हिल गया, उसका शक पड़ गया। पहले जरा गृह मंत्री साहब को सुनिए, जरा अमित शाह को, लहजे पे गौर कीजिएगा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लाखों एकड़ जमीन देश के अंदर स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? तो एक तरफ तो अमित शाह का लहजा, और दूसरी तरफ योगी जी ने जिस तरह से बिल पास होते ही आदेश दे डाले उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति पे निगाह थी कमिश्नर को, सरकार उससे की। मुसलमानों में थोड़ी लेकिन सी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन और सच्चाई को ये जिंदा है रखा कि अभी कानून बना नहीं था। बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, बिल जो है वो राष्ट्रपति को जाना था, राष्ट्रपति की मोहर लगनी थी, कानून बनना था, फिर गजट में प्रकाशित होना था। ये प्रक्रिया हुई नहीं पूरी। योगी जी ने फोन पे फोन मिला दिए, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, जो पूरा सरकारी अमला था, ऐसे डिस्प्यूटेड ज़मीनें ढूंढने लगा। और यकीन मानिए कि संभल, जहां हॉट बेड है इस वक्त, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश का हॉट बेड है कम्युनल वायलेंस का, संभल में एक दरगाह थी, उसकी 40 एकड़ की ज़मीन के कागज़ पत्तर निकाल के जांच शुरू हो गई। आप खुद देखिए। अब दोस्तों सिर्फ संभल में ही कागज पत्तर नहीं ढूंढे जा रहे थे इस तरह के डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज़ के। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जो पुराने दीवानी के मुकदमेबाज हैं, या आप यूँ कहें भाजपा के समर्थक हैं, वो हर जगह तहरीर तैयार कर रहे थे, एप्लीकेशन तैयार कर रहे थे कि भाई इसको डिस्प्यूटेड कर देना, बाकी तो डीएम साहब संभाल ही लेंगे। और ये सिर्फ
उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ खेल शुरू हो चुका था। मिसाल के तौर पर यूपी का एक और एग्जाम्पल ताज़ा दे देता हूँ। यूपी में एक ज़िला है कौशाम्बी, आप कह सकते हैं कहाँ से ला कर देंगे? प्रयागराज, जहाँ भी कुंभ मेला लगा था, प्रयागराज इलाहाबाद के जस्ट बगल में ये नया ज़िला बनाया गया कौशाम्बी। कौशाम्बी में साहब 98 हेक्टेयर, एकड़ नहीं हेक्टेयर, 98 हेक्टेयर की वक्फ बाय यूजर। उसके लिए कहा गया कि साहब ये जो वक्फ है इसने कब्जा कर रखी है। उस पर भी जांच शुरू हो गई, तहसीलदार को अलर्ट कर दिया गया, सबको बता दिया, कागज पत्तर सब ढूंढे गए। लेकिन तभी अचानक संजीव खन्ना का अंतरिम रोक का आदेश आ गया, और जैसे ही आदेश आया तो डीएम साहब घबरा गए और डीएम साहब को कहना पड़ा कि साहब सीएम साहब का आदेश जरूर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, इंटरिम स्टे दे दिया है, इसलिए हमने जांच रोक दी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला नहीं आता तब तक हम जांच नहीं करेंगे। ये है ताकत दोस्तों चीफ जस्टिस की, इस देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज की। ये ताकत है जुडिशरी की, कि चीफ मिनिस्टर आदेश दे रहा है कि आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी जांच करिए, और डीएम कह रहा है कि साहब हमने जांच रोक दी है क्योंकि खन्ना साहब चीफ जस्टिस का आदेश आ गया। दिस इज द पावर ऑफ जुडिशरी, ये है संविधान की ताकत। गठित की जाएगी और जो भी शासन से निर्देश आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे उसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में शुरू में कहा था कि कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत लंबी थी, क्योंकि जो मामला है ये सिर्फ लाखों करोड़ का नहीं है, 1.25 लाख करोड़ रुपए की ज़मीन है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लाखों एकड़ की ज़मीन है, पूरे देश भर में फैली है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में प्राइम प्रॉपर्टीज़ जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है, जो एपेक्स बॉडी है मुस्लिम समाज की, कि भाई ये जो लाखों एकड़ की ज़मीन थी इसको नियंत्रित करना चाहती है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, ये उनकी मंशा है। और इसीलिए ये कानून में जानबूझ के छांट के कुछ ऐसे नियम डाले गए कि जो कंट्रोल है इसको करना आसान हो जाए। लेकिन हुआ ये कि सारा का सारा जो खेल था पूरा का पूरा उलझ गया है। जिस तरह से संजीव खन्ना ने अंतरिम आदेश दिए, स्टे लगा दिया है कुछ मामलों में। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोदी सरकार इस कानून में उलझ गई है? और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से सरकारी वकील, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जिस तरह से वो गिड़गड़ाए कल और आज भी गिड़गड़ाए, और संजीव खन्ना के सवालों के जवाब नहीं थे उनके पास, उससे ऐसा लगता है कि सरकार के पास कुछ है नहीं। तो क्या अगर सरकार बैकफुट पर है, उलझ गई है, तो क्या अंतरिम आदेश की तरह, अंतरिम स्टे की तरह, क्या पूरे संजीव खन्ना ने 3 घंटे के अंदर, या पूरे कानून पर ही सवालिया निशान खड़ा हो सकता है? आगे जब बहस होगी, बहस बढ़ेगी, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या इस कानून पर ही रोक लग सकती है? ऐसा हो सकता है। इत्तेफाक से आज मैंने उन साहब को बुलाया है जो जेपीसी वक्फ की जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी थी, वहाँ भी वो हाजिर हुए थे, पेश हुए थे, और जो पिटिशनर भी हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें लाखों एकड़ जमीन के अंदर, उनका नाम है फिरोज खां गाजी साहब। और गाजी साहब ना सिर्फ जाने माने लॉयर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी विपक्ष की उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और करोड़ों की संपत्ति पे निगाह थी हिंद और सरकार की, इस तरह की संस्थाएं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखा। मैंने आज उनको न्योता दिया है, और वो साउथ एशियन माइनॉरिटी लॉयर्स के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो एक बड़ी शख्सियत हैं, अजीम शख्सियत हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये जो याचिका दायर की है, क्या आपको लगता था शुरू में कि संजीव खन्ना जिगर दिखा पाएंगे, 56 इंच की छाती दिखा पाएंगे, या फिर मोदी और शाह की तरह वो कहीं ना कहीं उनके दबाव में दब जाएंगे जैसे बाकी जजों का हाल देखा हमने? ये सवाल मैंने उनसे पूछा है, सुनिएगा उन्हीं का जवाब। और मैंने उनसे ये भी पूछा है, क्योंकि कानून के जानकार हैं, कि क्या आगे चलकर कानून पर रोक लग सकती है? वेरी बिग क्वेश्चन। और गाजी साहब को इसलिए सुनिए क्योंकि हमारी आपकी भाषा में, समान भाषा में वो बात करते हैं, कानूनी भाषा नहीं बोलते, बहुत ही सहजता से समझाने की उन्होंने कोशिश करी है। गौर से सुनिए, बड़ी तस्वीर क्लियर होगी इसमें। गाजी साहब, आप चूंकि साउथ एशियन लॉयर्स की तरफ से आप जेपीसी भी गए
जेपीसी में भी आपने जिरह करी, अपना मामला रखा वक्फ बोर्ड को लेकर। फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में आप याचिकाकर्ता हैं और जो मामला चल रहा है जिसमें आज अंतरिम आदेश भी आया, उसमें आप एक पिटिशनर हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं और बहुत ईमानदारी से आपसे जवाब चाहता हूं, क्या आज के दौर में जब जुडिशरी पर इतना प्रेशर है, मीडिया पे इतना प्रेशर है, बाकी जो इदारे हैं उन पर इतना दबाव है मोदी और शाह की सरकार का, क्या आप सच बताइए, क्या आपको लग रहा था कि आपको चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? क्योंकि आपने इंसाफ तो नीतीश कुमार और नायडू बाबू से भी मांगा और नायडू बाबू ने आपसे कहा था कि नहीं साहब हम आपके साथ वक्त में खड़े, लेकिन वो बाद में पलट गए। तो जब आप जिसको वोट दे रहे थे आंध्र प्रदेश में, बिहार में, वो नीतीश कुमार और नायडू बाबू पलट गए, क्या आपको उम्मीद थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, या कहीं ना कहीं मन में एक टेंशन थी, एक शक था आपको? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक एडवोकेट होने के नाते ये तो मुझे समझ में आता था कि जब हम वक्फ अमेंडमेंट बिल्स के जब उसके सेक्शंस देखते थे और कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ देखते थे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात सोचते थे कि ये चूंकि कंप्लीट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है बिल के कई प्रोविजंस, तो हम ये तो सोचते थे कि ये बिल जो है ये स्टैंड नहीं करेगा एक बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी में या जुडिशियल रिव्यू में। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हम देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह से दबाव में काम कर रहे हैं, तो हमें शक जरूर होता था कि क्या हमारे चीफ जस्टिस इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएंगे और उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रह सकते हैं जिस तरह से कि एक ऑनेस्ट सिंसियर चीफ जस्टिस से उम्मीद की जा सकती है। तो माशाल्लाह तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर दीपक शर्मा जी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना जी ने सीधे तौर पर वही सवाल उठाए जो एक आम इंसान कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई आखिर आप वक्फ बोर्ड के अंदर, यानी कि जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, मुस्लिम का एक लीग है, मुस्लिम का एक संगठन है, उसके अंदर आप गैर मुस्लिमों को क्यों लाना चाहते हैं? आप सीधे तौर पर हिंदुओं को क्यों उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं? ये सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना जी ने पूछा है सरकार से। इसका जवाब नहीं दे पाई सरकार। वहीं पर सीधे तौर पर जिस तरह से बात की जा रही थी कि कागज देखे जाएंगे, कागज मांगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कागज के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता। जो 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी पुरानी मस्जिदें, कई सौ सालों पुरानी मस्जिदें हैं, उसके कागज कहां से लाए जाएंगे? यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। एक टेम्परेरी रोक लगा दी गई है, एक स्टे लगा दिया गया है। 5 अप्रैल को दावा किया जा रहा है 5 अप्रैल को फाइनल इस पर सुनवाई होगी, 5 अप्रैल को फाइनल इस पर बात की जाएगी। क्या आखिर क्या कुछ वक्फ बिल के कानून को लेकर संशोधन होगा या नहीं होगा, या फिर जिस तरह से वक्फ चल रहा है उसी तरह से वक्फ बोर्ड चलता रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इस बात को दर्शा दिया गया है कि आखिर इसमें सरकार की मंशा क्या है, वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की मंशा क्या है। दोस्तों, इससे पहले भी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी का एक सीधे तौर पर ट्वीट सामने निकल कर आया था जिसमें कहीं ना कहीं चर्चों की भी बात की गई थी। तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि न सिर्फ ये वक्फ बोर्ड तक रुकेगी, अगर वक्फ बोर्ड को कानून में बदल दिया गया तो फिर इसके बाद ऐसी आशंका और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इसके बाद चर्च, गुरुद्वारे भी निशाने पर आ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।